हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी हिंदी की ये क्लास है। हिंदी का मॉडल पेपर होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रारंभ में आपके 50 क्वेश्चनों का यहाँ पर टेस्ट लगाया जाता है, ठीक है ना। और इसी में आपके लगभग 20 क्वेश्चन आपके लास्ट में हिंदी साहित्य की भी ऐड किए जाते हैं, क्योंकि भैया हिंदी साहित्य भी एग्जाम में जब आती है ना, तो बड़ी दिक्कत होती है अगर पहले से न पढ़ा जाए। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन आपके होते हैं और ऐसा ही प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलता भी है। एग्जाम में भी आपको पेपर ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। चलिए, आवाज़ आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट करिए, आवाज़ आ रही है? चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, राम राम सभी को, जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जय भीम, हर हर महादेव, सभी को जय हिंद। देखो, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, वहाँ कौन खड़ा है, वाक्य में सर्वनाम आपको बताना है। वहाँ कौन खड़ा है, तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए 1 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या किया जाए। तो यहाँ पर वहाँ कौन खड़ा है, आपका आंसर क्या बनेगा? बी नंबर हो जाएगा या यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा? चलिए जवाब देना है। यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा? हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो, पुरुषवाचक तो आपका हो नहीं सकता है ना, पुरुषवाचक तो नहीं होगा। यहाँ पर देखो, आपका निश्चय शब्द आपका नहीं होगा। अब ये बताइएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है? यहाँ पर एक बात बताइएगा, प्रश्नवाचक लगाएं या निश्चयवाचक लगाएं? अब ये बताइए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की क्या पहचान होती है? ये आपको बताया गया है कि अनिश्चयवाचक जो आपके सर्वनाम होते हैं उसमें होता है कुछ, किसी और कोई। क्या शब्द होते हैं? आप कहेंगे सर जी कुछ शब्द आपको मिलेगा, या यहाँ पर आपको मिलेगा किसी शब्द आपको मिल सकता है ना। यहाँ पर आपका कोई शब्द आपको मिल सकता है, कोई मिल सकता है। अब यहाँ पर ऐसा चीज तो आपको नहीं दिया गया है, मतलब ये दिया गया है 1 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सही करें तो आपका जवाब क्या होगा? बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्नवाचक जो कौन शब्द आपका दिया गया है ये क्या है, प्रश्न में है ना। यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पर आपको लगाना चाहिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक लगा देना चाहिए, बाकी नहीं लगा है तो इस वर्ड में, क्योंकि कौन शब्द जो लगा होता है वो प्रश्न में होता है। अनिश्चयवाचक में होता है कोई शब्द होता है, कुछ भी होता है ना, कोई होता है, कुछ होता है। तो आप कहेंगे सर कौन शब्द आपको बी में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता, जैसे आप काम कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं है ना, वो क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है, ठीक है। आपकी मम्मी ने पूछा है ना, एक किसी ने पूछा वो क्या कर रहा है, तो कहेंगे वो पढ़ रहा है, अर्थात क्रिया की विशेषता बता रहे हैं ना। तो यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। क्योंकि भैया विशेषता किसकी बताई जाएगी, है ना, विशेषण की विशेषता। यहाँ पर देखिए आंसर आपका सी हो गया, क्रिया विशेषण। अगला दिया गया है कि मोहन बाजार की ओर गया, वाक्य में रेखांकित शब्द आपका है क्या? बाजार की ओर गया, वाक्य में रेखांकित शब्द दिया गया है, क्रिया विशेषण है या यहाँ पर विशेषण? तो आप कहेंगे विशेषण तो नहीं होगा, क्योंकि पूरे में अंडरलाइन किया गया है। तो इसमें क्रिया भी है और यहाँ पर विशेषण भी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? यहाँ पर ए नंबर क्रिया विशेषण आपका जो आंसर आ रहा है ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग पूछा गया, क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है। देखो, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, तो फर्स्ट वाला तो आपको सही लग रहा है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, सही है। मैं तेरे को, हमने कहा कि हिंदी में जब भी आप पढ़िए तो हिंदी में इस शब्द का प्रयोग आपको कभी नहीं करना होता है। क्या? मेरे को और तेरे को, ये शब्द का प्रयोग हिंदी में कभी भी नहीं करना है। तो बस गड़बड़ी हो गई है, ऑप्शन नंबर आपके सी पर हो गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा बताना है। लिखना शब्द की भाववाचक बताना है, भाव, है ना। तो यहाँ पर देखिए भाव किसमें प्रतीत हो रहा है? यहाँ पर कहेंगे सर मैंने बहुत पढ़ाई कर लिया है ना, मैंने बहुत पढ़ाई कर लिया है, साथ आपके भाव को भी यहाँ पर इंगित हो गया है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, लिखाई हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो अव्यय दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों 6 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा जब दो की बात कह रहा है, चाहे दो पद हों, चाहे दो पदबंध दिया गया हो, है ना, या यहाँ पर दो उपवाक्य हों, तो भैया जब दो की बात हो रही है तो क्या क्रिया होगी? नहीं होगी, संबंध नहीं होगा। यहाँ पर बी बिल्कुल ओके हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर है, जिसका आया बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? बेटा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बेटा का बेटी होता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप कहेंगे 7 नंबर का ऑप्शन बी बनेगा। यहाँ पर बेटा का बेटी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है
है ना। भैया आपको ये बताया ना विशेषण होता क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए विशेषण क्या होता है। हमने जिसकी विशेषता बता दे, है ना। विशेषण क्या होता है, जिसकी विशेषता बता दे, है ना। जैसे क्या है, वह लाल कपड़े पहना है, तो भैया कपड़ा तो पहना है लेकिन लाल कपड़ा पहना है। अर्थात विशेषता मतलब होता है किसी की विशेषता या उसकी तारीफ, क्या बोल दें, तारीफ कर दें। तारीफ अच्छी भी हो सकती है, तारीफ खराब भी हो सकती है। अगर हम पूछे वो बहुत सुंदर है, तो सुंदर क्या है, तारीफ है। अगर हम आपसे बोले वह बहुत ठगी है, तो ये तारीफ में ठग जो शब्द आपका है निगेटिव हो गया, ये भी क्या है, आपका विशेषण है। अब आप समझ गए कि विशेषण मतलब होता है तारीफ। तारीफ मतलब उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसकी गुण बता रहे हैं। अब आपको कभी गड़बड़ी नहीं होगा। हमने कहा सर विशेषण मतलब होता है तारीफ। तो प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा क्या है। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पर प्रिय विषय, है ना, फिर दिया गया है प्रिय कवि, फिर दिया है प्रिय मित्र, फिर दिया है प्रिय वैरी। यहां पर देखिए नहीं शब्द आपका दिया है। हमने कहा सर प्रिय विषय होता है ना। आप सभी का कोई ना कोई प्रिय विषय होता है। आपसे अगर पूछ ले कोई ना कोई प्रिय विषय आपका, कहेंगे जी सर जी है। यहाँ पर प्रिय कवि होता है, यहाँ पर प्रिय मित्र भी है, लेकिन प्रिय और वैरी, वैरी मतलब होता है दुश्मन। क्या होता है, दुश्मन। तो आप ये बताइएगा प्रिय भी और वैरी दोनों हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका डी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो शब्द दो वाक्यों, शब्दों या वाक्यांश को जोड़ने के लिए, वाक्यांशों, शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा, 9 को ऑप्शन देना है। तो अभी अभी हमने बताया था इसी प्रकार का भैया समुच्चय कहते हैं। समुच्चय मतलब यहाँ पर जब एक से ज्यादा होते हैं, है ना, जोड़ने का भी कार्य कर रहे हैं। तो आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अंक का सर्वाधिक उपयुक्त आपको बताना है। यहाँ पर शब्द इनमें से क्या होगा, जवाब देना है। देखिए अंक का सर्वाधिक उपयुक्त शब्द युग्म। अंक मतलब हम लोग कहेंगे सर अंक मतलब लेख तो होता नहीं है, अंक मतलब पाप नहीं होता है, लेकिन अंक का मतलब संख्या और गोद जरूर होता है। यहाँ पर देखिए आंसर नंबर आपका क्या बनेगा, बी नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अरंड रोदन का अर्थ इनमें से क्या होता है। यहाँ पर देखिए 11 का ऑप्शन देना है। हमने आपको मुहावरा पढ़ाया था। मुहावरा में हमने बताया था कि जब भी कभी अरण्य शब्द होता है तो अरण्य का मतलब जंगल नहीं होता है ना, जंगल नहीं होता है। हमने कहा कि अपनी विपदा उसी को सुनाओ, उसकी विपदा, है ना, अपनी विपदा उसी को सुनाओ जो आपकी विपदा को कम कर सके। आप उसी को कष्ट बताओ जो आपके कष्ट को कम कर सके। तो भैया जंगल में चुपचाप रोना नहीं है ना, यहाँ पर अकेले बैठकर रोना नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा कि व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, है ना। यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आज के समय में अगर आप अपनी विपदा सुना रहे हैं ना तो आपकी खिल्ली होगी, है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है साक्षर शब्द का विलोम क्या है। साक्षर का विलोम, साक्षर मतलब क्या होता है बता सकते हैं आप सभी लोग, कहेंगे जी सर। साक्षर मतलब होता क्या है, यहाँ पर होता है जो पढ़ा लिखा होता है। तो हमने कहा सर पढ़ा लिखा दिया है तो इसका विलोम हो जाएगा जो पढ़ा लिखा नहीं है, अर्थात हम लोग उसको बोलेंगे निरक्षर। क्योंकि साक्षर दिया है तो साक्षर के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर बताना है। ऐसा नहीं कि अपनी लैंग्वेज में हमने आपको समझाने के लिए बोल दिया, पढ़ा लिखा नहीं है तो आप कहेंगे अनपढ़ हो गया। नहीं, जो शब्द यहाँ पर दिया है साक्षर, वैसे आपको देना है निरक्षर, है ना। आपका आंसर बनेगा यहाँ पर सी नंबर। कभी कभी इसमें दिक्कत होती है कि हम लोग अर्थ कुछ और निकालते हैं और अर्थ का अनर्थ कुछ और निकल जाता है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है कि अपने मित्र को पत्र भेजते समय उसके पते के अंत में आप क्या लिखेंगे। जैसे अगर आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो पत्र के अंत में लिखा जाता है, कुछ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, चाहे पिताजी के हो चाहे मित्र के लिए है। अब यहाँ पर अंत में जब मित्र को भेजेंगे तो अंत में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि भैया उसके मकान का नंबर लिखेंगे, उसकी गली सड़क का नाम लिखेंगे, केवल उसके शहर का नाम लिखेंगे, उसके शहर का नाम और पिन कोड। जैसे आपको हमारे घर पे कुछ भेजना है, लेटर भेजना है या कुछ भी भेजना है, तो क्या सड़क का नाम लिखेंगे, नहीं। आप याद रखिएगा उसके शहर का नाम और पिन कोड जब तक नहीं भेजेंगे तब तक भैया कुछ पहुंचेगा नहीं, है ना। तो आप कहेंगे आंसर नंबर आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जा रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्रातः काल होने पर रात अंधेरा मिट जाता है। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है प्रातः काल होने पर रात अंधेरा मिट गया। अब ये बताइए अंधेरा शब्द दिया है और आपसे पूछा गया विलोम। अब ये विलोम इनमें से है क्या।
हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है, यहाँ पर जो आंसर आ गया है 14 नंबर में, वो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है ना। यहाँ पर कहेंगे अंधेरा और उजाला, आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वह टमटम घर वापस जा रहा है। अब ये बताइए टमटम होता क्या है। हमने पढ़ाया था ना एक दिन, आपको बताया था टमटम, इक्का गाड़ी बताया था, टमटम बताया था, है ना। एक शब्द और आपको बताया था हमने, है ना, एक गद्यांश आया था तब हमने आपको पढ़ाया था। तो हमने कहा टमटम भी क्या होता है, एक घोड़ा गाड़ी होती है ना। यहाँ पर देखा जाए 15 नंबर का जो ऑप्शन है, यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर टमटम द्वारा मतलब जो घोड़ा गाड़ी द्वारा वो घर वापस जा रहा है। तो आपका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है खून खौलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। खून खौलना मुहावरे का अर्थ क्या है। हम आपको वो प्रैक्टिस सॉल्व कराते हैं, वो चीज आपको देते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। भैया आप देखते होंगे कि भैया हम टाइपिंग से भी पढ़ा देते हैं, लेकिन हमें मालूम है जो चीज आपको एग्जाम में पूछी जाती है सेम टू सेम वो आपको पूरा मॉडल पेपर सोल्व कराती है। कोई क्वेश्चन यहाँ पर क्रॉप करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए खून खौलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है 16 नंबर में। तो खून खौलना मतलब होता है क्या, क्रोध में पागल हो जाते हैं क्या, नहीं, क्रोध रोकना ये नहीं होगा। यहाँ पर कहेंगे बहुत क्रोध आना, यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर हो जाएगा, बहुत क्रोध आना, खून खौलना, ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है कि मदर टेरेसा का संसार भर में फैला हुआ है। तो ये बताएगा संसार भर में फैला हुआ है। अब ये तो आपको पता है होना चाहिए कि मदर टेरेसा, है ना। यहाँ पर मदर टेरेसा, जो कि यहाँ पर आंसर नंबर क्या भर दिया जाएगा, यस, है ना, कीर्ति, क्योंकि मदर टेरेसा ने कोई गलत काम तो नहीं किया, अच्छे ही काम किए हैं। यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका बी भर दिया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जिसका आ गया है बिल्कुल सही, अपने नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस अंश में त्रुटि है ना, त्रुटि की पहचान करना है। आपसे कह रहा है मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। अब कोई ना कोई अंश में त्रुटि है ना। और यहाँ पर देखिए क्या त्रुटि मिल सकती है, मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। गड़बड़ी मिल रही है क्या भाई, हमें तो मिल नहीं रही है, हमें गड़बड़ी नहीं मिल रही है, क्या आपको मिल रहा है, किंतु तुम नहीं, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर जी आपने यहाँ पर देखो आपके लगाया है, यहाँ पर तुम लगाया है। पहले तो आपने यहाँ पर संबोधन दे दिया, है ना, पहले तो आपने संबोधन में कहा आप और इसके बाद आपने कह दिया तुम, है ना। तो हमने कहा सर इज्जत दो तो अच्छी दो, नहीं तो इज्जत ना ही दो, है ना। तो यहाँ पर कहेंगे सर जी यहाँ पर किंतु और जो आपका दिया है गड़बड़ी हो गई आपके सी नंबर में। क्लियर हो गया है। किसी को अगर आप बुलाते हैं तो आप ही बुलाना है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि निम्न में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से शुद्ध दिया गया है। चलिए अर्थ की दृष्टि से शुद्ध आपको बताना है, देखते हैं यहाँ पर शुद्ध जो आपका है 19 नंबर में कौन सा है। चलिए कह रहा है शुद्ध में कि मेरा यह पत्र ना मिले तो सूचित करना, मेरा यह पत्र ना मिले तो सूचित करना। अच्छा यहाँ पर देखो दिया गया, देखो मेरा पत्र दिया है तो हमने कहा यह पत्र जो हम आपको भेज रहे हैं तो मेरा ही तो होगा, ये दूसरे का होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका दूसरा पॉइंट देखिए, अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर आपके बी को देखना है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपसे एक शब्द दिया गया है, ना शब्द भी मिल गया है, ना मिला है ना। पहले वाले वाक्य में ना के स्थान पर अगर छोटा ना हो जाता तो आपका आंसर सही हो जाता, है ना। मेरा यह पत्र ना मिले तो सूचित करना, है ना। कहीं ना कहीं इस पर ना ध्यान देकर आप इसको ध्यान दीजिए कि ना शब्द होना चाहिए था, है ना। यहाँ पर देखिए अध्यापक के डांटने पर बालक चुपचाप कहने लगा कि वह निर्दोष है। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए इसमें क्या गड़बड़ी रही है, तो यहाँ पर देखा जाए चुपचाप कहने लगा, ये जो आपका चुपचाप दिया है और कहने लगा, है ना। यहाँ पर देखिए डी वाले में क्या कह रहा है मैं मरने के बाद भी आपकी मित्रता को याद करूंगा। अब इसमें गड़बड़ी है कुछ, क्या गड़बड़ी है, तो भैया मरने के बाद भला कोई कैसे याद करेगा, ये बताइए। मरने के बाद क्या कोई याद करेगा, कोई याद नहीं करता, मरने के बाद उसका पीछा छोड़ता नहीं है, कहता है मैं तुझको उठा ले जाऊंगा, मैं तुझको उठा ले जाऊंगा। मर जाएगा तो भैया उठा ले जाएगा वो, है ना, पीछे पड़ जाएगा, आप बाबा के पास जाएंगे, तंत्र विद्या के पास जाएंगे, कहेगा मैं भी तेरे साथ चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी गड़बड़ी मिल गई, आंसर नंबर आपका बी, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या कि 4 शब्द दिए गए हैं
जो समानार्थी हैं, है ना, और मतलब 3 समानार्थी हैं और एक आपका नहीं है, उसी का आंसर देना है, यहाँ पर देना है। वेरी गुड। 20 नंबर में देखिए हमने कहा चुस्त, स्फूर्त और सजग लेकिन सतत, ये क्या मतलब दे रहा है? नहीं है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। सतत जो दिया गया है सतत आपका नहीं होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ध्वंस, फिर नाश, फिर क्षय, फिर निर्माण। एक बात बताइए कि जो ध्वंस दिया है इसका मतलब है ध्वंस मतलब गड़बड़ी हो रही है, नाश हो रहा है, क्षय हो रहा है, कहीं ना कहीं निगेटिव शब्द आपका है, सब में गड़बड़ी है। लेकिन विनाश शब्द क्या है? निर्माण करना होता है। सबका काम होता है क्या? ध्वंस हो गया, नाश हो गया, इससे आपको कमी हो रही है, लेकिन निर्माण से आपको फायदा ही हो रहा है, तो कहेंगे निर्माण आपका इनमें से अलग है। अगला दिया गया है परित्राण, फिर छुटकारा, फिर बंधन, फिर आपका स्वतंत्र। देखिए 22 नंबर में आपको बताना है। देखो हमने कहा परित्राण, फिर दिया है छुटकारा, फिर दिया है स्वतंत्र। भाई आप चाहते हैं ना कि हम परित्राण रहें, हम छुटकारा रहें, हमें आज़ादी मिले, हम स्वतंत्र रहें, लेकिन क्या बंधन में रहना चाहता है? आज के समय में कोई नहीं रहना चाहता है, चाहे वो नई बहू हो, चाहे कोई भी हो। कहते हैं ना कि भैया नई बहू आती है तो वो भी कहती मैं बंध के नहीं रहूंगी, है ना, नहीं वापस घर चली जाऊंगी। तो यहाँ पर आप कहेंगे बंधन, ये शब्द आपका गलत है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन गलत मतलब ये है कि इन तीनों में से आपका भिन्न है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है घृणा दिया है, प्रीति दिया है, नफरत दिया है और विरक्त दिया गया है। अब ये बताइए 23 नंबर में हमने कहा घृणा, किसी से कोई घृणा करता है, नफरत भी करता है, विरक्ति मतलब जिससे क्या हो, लगाव नहीं होता तो विरक्ति होता है, लेकिन अनुराग मतलब होता है लगाव। तो आप कहेंगे प्रीति, प्रीत मतलब ही होता है लगाव, है ना, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा प्रीति। प्रीत मतलब लगाव होता है, बाकी सब क्या होते हैं? अलगाव को बताते हैं। यहाँ पर देखो अगला दिया गया है आगाह, फिर निगाह, नजर और देखना। अब ये बताइए क्या हो जाएगा? हमने एक बात बताया 24 नंबर में कि यहाँ पर एक बात देखिए कि भैया नजर दिया है ना, यहाँ पर निगाह दिया है, आगाह दिया है और देखना दिया है। बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है 24 नंबर में। 24 का आंसर इनमें से क्या किया जाए? देखें ये जो आगाह दिया गया है ना, यहाँ पर निगाह दिया गया है और नजर दिया गया है, ये तीनों हैं, लेकिन जो देखना, देखा जाता अलग है, निगाह शब्द जो आपका है अलग है ना। मतलब हमने कहा सर कोई चीज को हम देख रहे हैं, लेकिन निगाह मतलब नजर दौड़ाना, यहाँ पर नजर नजर दौड़ाना, लेकिन निगाह मतलब एक प्रकार से बन नहीं रहा, सटीक नहीं बन रहा है ना। अच्छा हाँ, एक शब्द यहाँ पर याद देखिए, देखना क्या है? क्रिया है ना, यहाँ पर देखना क्या है? क्रिया है, और आगाह जो आपका है ये समानार्थी नहीं है। कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि आगाह का समानार्थी नहीं है। ठीक है, आंसर आपको आगाह लगाइए। क्या लगाइए? आगाह लगाइए। इसका आंसर आपको ये लगाना है क्योंकि ये भी क्रिया है, कहीं ना कहीं निगाह भी है और नजर भी है। सरल है, लेकिन हम नहीं चाहते कि गलत हो जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको आगाह लगाना है क्योंकि हमको आगाह का मतलब नहीं पता होता तो गड़बड़ हो जाता। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, वैसे एक बार इसको और देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी आराम से सत्तारे में देख लेंगे और अच्छी तरीके से। ठीक है, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है ABCD, है ना, ये आपके दिए गए हैं, और अगर आपकी त्रुटि दी गई है तो उसका उत्तर आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं 25 नंबर में क्या त्रुटि है, क्या सही है। देखो दिया गया है अप्रयुक्त दिया गया है ना, यहाँ पर दिया गया है अशुद्ध दिया है और सम्मति दिया है, लेकिन जो अतिशयोक्त दिया है, अतिशयोक्त होता है, क्या होता है? अतिशयोक्ति होता है, ये गड़बड़ हो गया है। अतिशयोक्त ऐसे नहीं लिखा जाता, आप लोग जानते हैं, अतिशयोक्ति में ऐसे होता है, फिर आपका ऐसे सा होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अभ्युक्त दिया गया है, इष्टतम दिया है, आपूर्ति दिया है और उपस्थित दिया गया है। 26 में मिल गया होगा आपका सभी को। हमने कहा अभ्युक्त दिया है, इष्टतम दिया है, उपस्थित दिया है, लेकिन ये जो दिया गया है अपूरित क्या है? क्या अपूरित नहीं होगा, उपरयुक्त होता है, उपरयुक्त बनता है ना। यहाँ पर या इसको हम लोग बोलेंगे अपूरित मतलब होता है आपूर्ति। ये बात हो रही है आपूर्ति की हो रही है, आपूर्ति, ये ऐसे लिखेंगे, आपूर्ति में ऐसे लिखा जाएगा आपूर्ति, ये गड़बड़ आपका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। दिया गया है उत्तर जीविता है, प्रारक्षित है, क्षैतिज है और आयातित दिया गया है। देखिए 27 नंबर में किसमें गड़बड़ है, कौन शब्द आपका गड़बड़ है? यहाँ पर दिया गया है उत्तर जीविता, ये जो आपका शब्द है उत्तर जीविता, ये क्या सही है गड़बड़ है? कहेंगे गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? यहाँ पर गड़बड़ ये है कि जो आपका दिया गया उत्तर तक तो सही है,
जीविता में वा में मात्रा होती है छोटी की मात्रा, क्या होती है? छोटी की मात्रा होती है। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो गड़बड़ी है वो आपका गड़बड़ी हो गई ए नंबर में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आस्थगित, है ना, ये आतिथ्य अंतरिम है और निर्धारित दिया गया है 29 नंबर में। यहाँ पर देखिए आपका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपके 28 में, वो आपका क्या हो सकता है? आस्थगित दिया गया है, मतलब यहां पर देखा जाए अस्थगित के स्थान पर स्थगित होता है। क्या होता है? स्थगित होता है। ये एक्स्ट्रा शब्द आपको लगा के गड़बड़ कर दिया है। यहां पर अगला दिया गया है, यहां पर कह रहा है आपसे किफायत, फिर दिया है परिस्थिति, फिर दिया है संतुलित, फिर दिया है असिंचित। देखिए 29 नंबर आपका जो दिया गया है, हमने कहा सर किफायत है, परिस्थिति है, संतुलित है, ठीक है। असंचित जो दिया गया है वो सही है क्या? गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? देखिए यहाँ पर मात्रा कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ लग रही है? असंचित होता है, चा में मात्रा होती छोटी की मात्रा होती है ना, तो कहेंगे सर असंचित जो आपका मात्रा है गड़बड़ हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है किसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि बताना है, विसर्ग संधि है किसमें। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो 30 नंबर आपका है, 30 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर विसर्ग संधि, ये जो एत एव दिया गया है, एत एव, है ना, तो आप कहेंगे सर इसको तोड़ने में बनेगा अतः। क्या होता है? आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका विसर्ग लगता है और एव बनता है, ये आपका आंसर आपका होगा विसर्ग संधि इसमें आपकी है ना, अतः धन ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तरणी का पर्यायवाची शब्द में से बताना है। तरणी का पर्यायवाची क्या होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 31 दिया है और अच्छा क्वेश्चन दिया गया है ना, मतलब अच्छा, मतलब अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए जो आपका 31 नंबर दिया है और 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले से आप लोगों ने जवाब दिया है, आप लोग तो इतने होशियार हो गए। हमने कहा सर ये यहाँ पर देखिए सूर्य जो दिया है आंसर ये हो जाएगा, है ना। याद रखिए यहाँ पर जो दिया गया है ना नदी, बड़ी की मात्रा, ये होता है तरणी। क्या होता है? अगर यहाँ पर तरणी दिया गया होता तरणी तो आप कहते सर तरणी होता है नदी, लेकिन तरणी होता है सूर्य। मात्रा को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो ये सूर्य का होता है और तरणी में बड़ी की मात्रा लगती है तो ये नदी होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है इंद्रियों को जीतने वाले के लिए क्या कहते हैं? जो इंद्रियों को जीत लेते हैं, और इंद्रियों को जीत लेने वाले को कहा जाता है, यहाँ पर क्या कहते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 दिया है और देखिए कुछ लोगों ने जवाब पहले से गलत दे दिया है। हमने कहा सर इंद्रियों की बात हो रही, इंद्रजीत। एक बात बताइए, इंद्रियां और इंद्रजीत में अंतर जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये बताइए। इंद्रियां क्या होती हैं? जैसे आपके नाक है ना, मतलब ये जो 5 इंद्रियां होती हैं इनको बस में करने की होती है। तो आप कहेंगे सर यहां पर जो दिया गया है इंद्रियां, तो इंद्रियां और इंद्र अलग होता है। इंद्र को जीत लेता है तो अलग होता है, यहां पर इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। आपका जो आंसर है वो राइट में से राइट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। यहां पर देखो सज्जन शब्द में समास क्या है? सज्जन में समास दिया है, हमने कहा सर सज्जन में तोड़ेंगे तो सत्य है जो जन, अर्थात यहां पर 33 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास इसका जो आंसर है यहां पर आपका बनेगा कौन सा? ए हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सम उपसर्ग से बना शब्द इनमें से क्या है? सम उपसर्ग से बना शब्द जो दिया है 34 नंबर में, वो राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर सम से बना है, संयोग बना है, जो कि आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यहां पर दिया है रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? रंगीला, रंगीला। तो देखिए यहां पर जो आंसर आ गया है लगभग काफी लोगों का, आपका जवाब हो जाएगा बड़ी ई अर्थात ईला हो जाएगा। रंग धन ईला, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है। अगला निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? यहां पर व्यंजन संधि दिया गया है 36 नंबर आपसे कह रहा है, आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर देखा है, यहां पर 36 नंबर का जो ऑप्शन है, हमने कहा सर व्यंजन संधि है किसमें? तो आप कहेंगे सप्तधन ऋषि, है ना, सप्तार से हो जाएगा, सत्कार दिया है, निराधार दिया है और हिमालय दिया है। देखिए भाई कौन सा क्वेश्चन नंबर 36 में जो आंसर आपका बनेगा वो राइट क्या कर दिया जाए? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो हमने कहा सत्य धन आकार, है ना, दिया है सत्य धन आकार, सत्कार हो जाएगा, है ना, व्यंजन संधि आपकी होगी। अब ये सप्तर्ष में क्या है? तो आपकी ये आपकी किस में आएगी? तो सप्तर्ष में जो दिया गया है वो आपको मिलेगा तो आपकी स्वर संधि में, जिसमें अर वाला जो आपका होता है रूल होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है
यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं। कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं। देखो हमने कहा कुंडलियां छंद कितने चरण होते हैं, तो आपका कुंडलियां में जो आपके चरण होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 6, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि अगर हम आपसे पूछे कुंडलियों में होता क्या क्या है, तो कुंडलियों में होता है दोहा। क्या होता है, दोहा होता है। और क्या होता है, रोला होता है। दोहा होता है और रोला को मिलाने से बनते हैं यहाँ पर कुंडलियां। हमने कहा दोहा में दो, यहाँ पर देखिए दो जो आपके हो गए पद, जो स्टार्टिंग के दोहा हो जाएंगे, लास्ट के जो आपके होंगे 4 वो आपके रोला के होंगे, बन गए आपकी कुंडलियां। दूसरी बात बताया था कि कुंडलियां जहां से स्टार्ट होती हैं, जिस शब्द से स्टार्ट होती हैं वहीं से क्या होता है, इनका अंत भी होता है। इस बात को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहां अलंकार क्या होता है। जहां एक वर्ण, वर्ण तो आप जानते हैं ना, जैसे क्या है का वर्ण है, खा क्या है वर्ण है, लेकिन कमल पूछे क्या है तो ये एक शब्द है। तो हमने कहा वर्ण की आवृत्ति, जैसे का वर्ण है, जैसे चंदू की चाची ने चांदी की चम्मच से चॉकलेट चटाई, है ना, तो आप कहेंगे सर जी चा वर्ण की आवृत्ति होती तो आपका अनुप्रास होता है। लेकिन जब शब्द की बात बारंबारता आती है, क्या शब्द की बात होती है, तो शब्द में जब रिपीट होता है तो आपका यमक होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। वेरी गुड। यहां पर देखो हमने कहा, यहां पर दिया है कहां राजा भोज और कहां गंगुतेली। हम यहां से देखा जाए तो तुलना कैसे कर सकते हैं, आपका 39 नंबर का ऑप्शन बनेगा विशिष्ट और समान व्यक्ति की तुलना। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है चटनी का जमाना खत्म हो गया, अब चॉकलेट का जमाना आ गया है ना। कोई चटनी खाता है, चलिए इतनी लड़कियां अगर कोई आपको चटनी दे तो आप खाएंगे नहीं, आपको चॉकलेट दे दें तो आपके मुंह में पानी पहले से आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अब चॉकलेट का जमाना है, चटनी का जमाना खत्म हो गया। यहां पर देखो आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपका है क्या। तो यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है, यहां पर देखा जाए 40 नंबर का जो ऑप्शन है उनमें से क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए माथा जो दिया गया, माथा ये तद्भव है। मस्तक, अगर मस्तक दिया गया होता तो आपका आंसर बिल्कुल सही होता, ये आपका हो जाता तत्सम। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या दिया है, गद्यांश दिया है। बाढ़ विनाश की सूचक है, देखकर ही भय लगता है। भाई बाढ़ जब आती है ना तो आपको बड़ी समस्या होती है। बारिश में देख रहे 4 दिन बारिश हो जाए तो आपको डर लगने का बारिश से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 46 में। क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर हिंदी का पहला पत्र इनमें से क्या था। हिंदी का पहला पत्र पूछा गया है और हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड, है ना। यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो आपका ए नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा उदंत मार्तंड। इसका अर्थ क्या होता है, उदंत मतलब उगता, मार्तंड मतलब सूर्य, है ना। इसका अर्थ क्या हो गया, हाँ यहाँ पर देखिए उदंत मार्तंड, उदंत मतलब होता है उगना, मार्तंड मतलब सूर्य, उगता सूर्य। इसका हिंदी क्या है, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि उगता सूर्य पहला पत्र था तो आप कहेंगे ये क्या होता है, हमने तो पढ़ा नहीं है। लेकिन उदंत मार्तंड पढ़ा है ना, इसी का अर्थ होता है उदंत मतलब उगना और मार्तंड मतलब सूर्य। तो याद रखिए उगता सूर्य, है ना। इसका प्रकाशन युगल जो आपके पंडित किशोर थे उन्होंने किया था, कोलकाता से 1826 में प्रकाशित किया गया था। ये साप्ताहिक पत्रिका थी, क्या साप्ताहिक पत्रिका आपकी थी दोस्तों, याद रखिएगा साप्ताहिक। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिया गया है यहाँ पर कवियों का कवि जो कहा जाता है वो किसको कहते हैं, किस कवि को कवियों का कवि कहते हैं, यहाँ पर बताना है। तो कवियों का कवि अगर पूछा गया है तो बड़ा आसान क्वेश्चन है आपके, शमशेर बहादुर सिंह, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका भी हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। अगला दिया गया है आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक जो आपके हैं यहाँ पर होगा क्या, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो राइट क्या हो जाएगा, क्या लगाएंगे इसमें आंसर है बाबू श्याम सुंदर दास। आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, बाबू श्याम सुंदर दास जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है घनानंद को किस युग का कवि मानते हैं। जो घनानंद हैं ये किस युग के कवि हैं, घनानंद ये रीत मुक्त धारा के हैं, किसके हैं, रीत मुक्त, आपका सी हो जाएगा, रीति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी ये आपकी किस वर्ष हुई थी, तो आप कहेंगे 1893, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। 1893 ईस्वी में यहाँ पर श्याम सुंदर दास ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है
कि बात बोलेगी कि रचनाकार इनमें से कौन है। बात बोलेगी कि रचनाकार इनमें से पूछा है, इसका आंसर इनमें से क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है 174 और आपसे कह रहा है बात बोलेगी कि रचनाकार हैं कौन। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, है ना। अभी हमने बताया था कवियों का कवि, यहाँ पर देख सकते हैं शमशेर बहादुर सिंह, इसका आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए कवियों का कवि भी कहा गया है ना। क्लियर है। यहाँ पर ये कविता है और अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है। खुदा बख्श जो पुस्तकालय है दोस्तों ये आपके है कहाँ पर, ये आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ रहा है 175 नंबर में, वो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, ये पटना में है। कहाँ पर है, खुदा बख्श जो पुस्तकालय है ये दोस्तों पटना बिहार में है, याद रखिएगा, है ना, पटना यूनिवर्सिटी कैंपस। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है कि इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है। देखो कवियों का कवि शमशेर थे, लेकिन यहाँ पर दिया है कवियों में राजकुमार के नाम से किसे जानते हैं, तो आप कहेंगे सर कवियों में जो राजकुमार हैं ये हैं आपके कौन, अमीर खुसरो। इस बात को याद रखना कि भैया यहाँ पर जो आंसर आपका सी दिया है अमीर खुसरो, इसका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है साधारणीकरण की व्याख्या मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान ने किया है। यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 177 का ऑप्शन जो आपका आ गया बी नंबर है। याद रखिए श्याम सुंदर दास, है ना, ये जो विद्वान है मधुमती की भूमिका, इसकी व्याख्या श्याम सुंदर दास ने किया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैं नीर भरी दुख की बदली, क्या दिया है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किसकी है। 78 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर जो आपका सी नंबर दिया है ये आपकी है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने ये आपके लिखा है जो आपका संग्रह है। ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है कि मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मीराबाई के जो पद हैं राजस्थानी भाषा में किस बोली में, तो आप कहेंगे मारवाड़ी, क्या हो जाएगा, मारवाड़ी, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा। वैसे एक शब्द आपको मिलता है राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा, क्या वो अगर ऐसा मिलता है कहीं पर, अगर मान लो ऐसा नहीं दिख रहा है तो एक शब्द कहीं ना कभी कभी मिलेगा पढ़ने को, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा, है ना। अगर ये भी मिले तो आपको कर देना है जब मिले तब, ठीक है ना। वैसे इन्होंने जो काव्य लिखा है वो ब्रजभाषा के रूप में, क्योंकि भैया आपको मालूम है कि श्री कृष्ण की ये आपके अनन्य भक्त रहे हैं, है ना, तो इस वजह से इन्होंने अपने ब्रजभाषा का भी प्रयोग किया है। बाकी ये गुजरात राजस्थान से हैं तो राजस्थानी का तो प्रयोग करेंगी ही करेंगी, है ना। यहाँ पर देखा गुजराती पंजाबी भाषा इनका भी प्रयोग ये कर लेती थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर क्या होगा। उम्मीद के साथ यहाँ पर देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग देंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही है पृथ्वीराज रासो, है ना। याद रखिए हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, है ना, पृथ्वीराज रासो, जिनकी रचना है चंद्रबरदाई, और ये इनका क्या है, प्रथम महाकाव्य है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा की भाषा इनमें से कौन सी है। तो ये आपके लिए नया शब्द आपको है तो इसको नोट करिएगा। यहाँ पर इनका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बनेगा आपका अवधी भाषा में। ठीक है, ये लोर कहा जो शब्द है ये अवधी भाषा में है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रसमरथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित है। रसमरथी जो आपका है ये किसके जीवन पर केंद्रित है, अर्थात रसमरथी जो आपका खंड काव्य है ये किसके जीवन पर केंद्रित करके बनाया गया है, आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए कर्ण के बारे में, है ना, किस पर बात हुई है, तो आपके कर्ण रसमरथी खंड काव्य आपने पढ़ा होगा, है ना, और ये जो आपके कर्ण पर जीवन आपका आधारित बनाया गया है। आंसर नंबर आपका बनेगा सी नंबर है। इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि इनमें से कौन है।
तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये है आपके सरहपा। आपने नाम सुना होगा कि 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं सरहपा, जो ऑप्शन आपका सी है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वैदेही वनवास किसकी रचना है। वैदेही वनवास जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है, यहाँ पर बताना है। तो वैदेही वनवास की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बता सकते हैं। हाँ कहेंगे बिल्कुल सही बता सकते हैं। वैदेही वनवास जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर नंबर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिसको ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आपसे कह तुलसीदास किसकी कविता है। क्वेश्चन नंबर 185 है और यहाँ पर जो जवाब देना है आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो तुलसीदास रचना है, कविता है, ये किसके द्वारा ये कविता रचित की गई है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। जो हम लोग कल आएंगे तो यहीं से हिंदी साहित्य के क्वेश्चन यहीं से आपके होंगे। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा है, सीखने को मिल रहा है तो वीडियो लाइक करके अगली क्लास में आ जाइए। धन्यवाद।